हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो अभी इलेक्शन कंप्लीट हुए बिहार राज्य में, और 17वीं विधानसभा का निर्वाचन हुआ और सरकार कार्यरत है। अब 17वीं विधानसभा चल रही है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, चाहे तो आप बिहार के किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप देने वाले हैं बीपीएससी, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, चाहे तो वो हो मतों से संबंधित या ईवीएम से संबंधित कोई भी चीज़ हो, तो देखेंगे सारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा का ये कौन सा सदन। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा भारत के बिहार राज्य की द्विसदनीय विधायिका है। तो ये निम्न सदन के लिए थे ये चुनाव जो हुए हैं, यानी आप जानते हैं विधान सभा किसको कहा जाता है, निचले सदन को, और उच्च सदन क्या कहलाता है, विधान परिषद। तो ये निम्न सदन की बात हो रही है यहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बिहार राज्य, पूरे भारतवर्ष में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका चलती है। आपको ये कमेंट करके बताना है कितने राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका चलती है, मतलब कि जहाँ पे निम्न सदन और उच्च सदन है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद चलते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं आपको बताना है कमेंट करके नीचे मेरे को ये जरूर कमेंट करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो ये निम्न सदन के यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये इलेक्शन हुए कंप्लीट और ये वर्तमान में बिहार में 17वीं विधानसभा अब चल रही है। 17वीं विधानसभा का ये निर्वाचन हुआ। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। ये याद रखना है आपको, 243 यहाँ पे सदन में संख्या है, निम्न सदन में बिहार राज्य के। आपसे पूछ सकता है कि कितने विधानसभा के कितने सदस्य हैं, तो 243 हैं, और इन 243 के लिए ही ये निर्वाचन हुआ था। अब इसमें हमको देखेंगे सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हमें जानने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो विजय कुमार सिन्हा जी ये अध्यक्ष हैं अभी 17वीं विधानसभा के, जिनका निर्वाचन हुआ, और ये भाजपा से संबंधित हैं। जो ये पार्टी है इनकी भाजपा है। जैसा कि आप जानते हैं एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं, भाजपा उनमें से एक सबसे बड़ा दल है। तो भाजपा के विजय कुमार सिन्हा जी हैं जो अध्यक्ष बनाए गए हैं विधानसभा के। ये ध्यान रखना है आपको, नाम पूछ सकता है सीधे सीधे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी भाजपा से। मुख्यमंत्री आप जानते हैं नीतीश कुमार जदयू से हैं, यानी जेडीयू भी आप इसको लिख सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड इसको बोला जाता है। तो नीतीश जी ये 7वीं बार इस बार बने हैं आपके बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। 7वीं बार इन्होंने शपथ ली। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे हम, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर रहिएगा, आपको पसंद आएगी ये वीडियो, ये मेरा वादा है। उप मुख्यमंत्री 2 बनाए हैं गए हैं, तारकिशोर प्रसाद जो भाजपा से हैं, रेणु देवी ये भी भाजपा से हैं। तो तारकिशोर प्रसाद भी आपको कहीं कहीं लिखने को दिखेगा ये पे, और रेणु देवी का तो नाम रेणु देवी है, लेकिन तारकिशोर और तारकिशोर ये 2 नाम एक ही है, लेकिन नाम दोनों तरह से इनका लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तारकिशोर प्रसाद जी और तारकिशोर, तो दोनों तरीके से नाम लिखा जा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं इस बार, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखने के लिए आपको। पिछली बार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन थे, सुशील कुमार मोदी जी, लेकिन इस बार वो उनका जो निर्वाचन हुआ है वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे किया जा रहा है बिहार राज्य से। तो वो उप मुख्यमंत्री इस बार नहीं हैं जिन्होंने इस बार का आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भी प्रस्तुत किया था। सुशील कुमार मोदी जी ने, उनके कार्यकाल का अंतिम बजट था, तो हो सकता है क्वेश्चन उससे भी पूछ लिया जाए। तो हमने देखा अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी, भाजपा पार्टी से संबंधित हैं, ये बीजेपी से। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जेडीयू से। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, दोनों भाजपा से हैं, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी भाजपा से। ये 2 हैं, एक महिला और एक पुरुष, ये 2 उप मुख्यमंत्री हुए। विपक्ष के नेता आप जानते हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा दल राजद, तो आरजेडी इसको आप पढ़ सकते हैं, तेजस्वी यादव जी युवा होनहार लीडर, ये हैं विपक्ष के नेता। बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे ये उभरी इस बार। गठबंधन इनका काफ़ी सीटें प्राप्त की, 110 के आसपास सीटें इन्होंने प्राप्त की हैं। अभी सारा फैक्ट्स एंड फिगर आप देखेंगे आगे। तो इसलिए विपक्ष के नेता ये चुने गए, तेजस्वी यादव जी। इनके गठबंधन महागठबंधन में 110 सीटें मिली, जेडी
75 सीटें इसमें राजद को मिली हैं, तो ये हम देखेंगे, आप परेशान मत होइए, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अगर बात करें तो ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सभी 243 सीटों के लिए अक्टूबर नवंबर में ये आयोजित किए गए थे चुनाव। अक्टूबर नवंबर यानी 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये चुनाव चले थे। और ये 243 सीट मैं आपको बता चुका हूँ, इन 243 सीटों के लिए चुनाव किया गया था। आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले कि कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए। कुल 3 चरणों में आयोजित किया गया इन चुनावों को। आपको ये बात भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि जानते हैं, मेरी वीडियो पहले से आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूं ब्लू कलर से, और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती हैं उनको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ये डिफरेंस होता है बस, बाकी पढ़ना आपको है। 3 चरणों में आयोजित किए गए इन चुनाव को पूछ सकता है कितने चरणों में चुनाव आयोजित हुए थे, तो 3 चरणों में हुए थे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को ये चुनाव हुए। तो जो 28 अक्टूबर को चुनाव हुए थे वो 71, और जो 3 नवंबर को हुए वो 94, और जो 7 नवंबर के हुए वो 78 सीटों पे। तो इस तरह मिला के ये टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं, 243 हो जाती हैं। यानी 71 पे हुए पहले चरण में जो 28 अक्टूबर को हुआ, 3 नवंबर को हुए 94 सीटों के लिए, और 7 नवंबर को हुए 78 सीटों के लिए। तो इस तरह 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुआ। 10 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिए गए। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस वीडियो से, लेकिन वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप राज्य में पुनः एक बार भाजपा जदयू के गठबंधन यानी राजग को, यानी बीजेपी और जो आपका दूसरा कौन सा है, जदयू जेडीयू, इनके गठबंधन जो राजग कहलाता है, इसमें और भी पार्टियां, हम भी है इसमें, हम, ठीक है, तो ये भी है इसमें, और राजग इसका गठबंधन कहलाता है। तो अभी देखेंगे किस गठबंधन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितना इनको वोटिंग शेयर मिला, हर एक चीज़ को देखेंगे। तो आप परेशान मत होइए, बस अंत तक बने रहिए। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप राज्य में पुनः एक बार भाजपा जदयू यानी राजग को बहुमत मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार विधानसभा की सभी 243 जो सीटें हैं उनमें बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी, 122 सीटें चाहिए थी, ये आपको याद रखना है। हर एक चीज़ को कवर किया गया है, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो ये आपको मिलेगा भी नहीं, अभी बहुत सारी जगह पे मिलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा करंट का डेटा है, तो अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा इकट्ठा। आप परेशान मत होइए, आप पढ़ लीजिए। तो 243 सीटों में से कितनी चाहिए थी, 122 सीटें चाहिए थी गठबंधन पूर्ण बहुमत के लिए, जो कि इसको मिली राजग को, यानी एनडीए को मिल गई उतनी सीटें, और उनका फिर वहाँ पे सरकार बनी। अब देख लेते हैं कुल 243 सीटों में से 38 सीटें, जो सीटों का आवंटन किस प्रकार था, तो 243 सीटों में से 38 सीट जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी, यानी एससी कैटेगरी के लिए, और 2 सीटें जो थी वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व की गई थी। तो इस तरह पूछ सकता है आपसे कि 243 सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, एससी के लिए किया गया था 38 सीटों को, और एसटी के लिए किया गया था 2 सीटों को आरक्षित। ये ध्यान रखना है आपको, हर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली एक बात है जो बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, कि कोरोना महामारी में होने वाला ये जो बिहार चुनाव था, वैश्विक तौर पे सबसे बड़ा चुनाव था जो कोरोना महामारी के समय में किया गया। आप जानते हैं कोविड की सिचुएशन बड़ी खतरनाक चल रही है, उसके बावजूद इतना बड़ा चुनाव करवाना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और रिस्क भी आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह आप उसको देखते हो कि ऐसे समय में क्या चुनाव कराना जरूरी था। ये एक मुद्दा है और ये एक विषय है डिबेट का, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, डिबेट में नहीं पढ़ना। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा जी इस चुनाव के दौरान ये रहे, इनकी बड़ी भूमिका रही इस इलेक्शन को बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से कराने के लिए। तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपसे नाम पूछ सकता है, सुनील अरोड़ा जी ये हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने सारी चीज़ें देखी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा जी, ये भी नाम आपको याद रखना है। आगे देखें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने अगर ये तो 2020 में हुए इस बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 7.29 लाख करोड़ वोटर थे, इनमें करीब 78 लाख वोटर नए थे।
जिन्होंने पहली बार अपने वोटर का इस्तेमाल किया या करना था जिनको, तो इसी वर्ष उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो रही थी। ऐसे कितने लोग थे? 78 लाख लोग थे, 7.29 करोड़ वोटर थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस जान लेना भर काफी होगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में 2020 में नीतीश कुमार का ये 7वां शपथ ग्रहण था। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 7वीं बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया और ये कौन से नंबर पे पहुंच गए हैं ये आपको बताना है। भारत में ऐसे कौन से नंबर के नेता बन गए हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की 7वीं बार शपथ ली, आपको बताना है। पहला, दूसरा या तीसरा, इनमें से आपको ऑप्शन चुन के बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश कुमार जी का ये कौन सा मुख्यमंत्री के तौर पे 7वीं बार शपथ ग्रहण था, याद रखना है आपको। कौन सी बार? 7वीं बार, ठीक है। और ये 17वीं विधानसभा चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत आपसे पूछ सकता है, कितना प्रतिशत था? 57.05%। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लीजिए। अभी ये अगले 3 डेटा मैं बताऊंगा, तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है कि 17वीं विधानसभा चुनाव में जो कुल मतदान का प्रतिशत था वो 57.05 था। इस चुनाव में महिला मतदाताओं का कुल प्रतिशत 59.7% रहा और पुरुष मतदाताओं का जो कुल प्रतिशत है वो 54.7% रहा। और इन दोनों का जो एवरेज है वो है 57.5%। यानी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशतता रही, महिलाओं ने जो मतदान किया वो अधिक किया है पुरुषों से, और ओवरऑल से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। 59.7% ये महिलाओं का है। पुरुषों का इसमें जो मतदान प्रतिशत है वो 54.7%, और इसका जो एवरेज निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 57.5%। तो 57.05% ये रहा है ओवरऑल। ये याद रखना है आपको, 57.05। इस डेटा को याद कर लीजिए। ये 59.7 है और ये 54.7 है, और ये कितना है? 57.05% जो ओवरऑल आपका मतदान प्रतिशत रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे बीजेपी आएगा, ठीक है। तो ये बीजेपी या राजग इसको आप बोल सकते हैं, राजग। तो ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जो उभरी है वो बीजेपी है, और सबसे बड़ा जो दल बन के उभरा है वो राजग उभरा है, एनडीए उभरा है। तो ये आपको याद रखना है, ये ठीक है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल इसका सबसे बड़ा दल बना है। और बिहार विधानसभा चुनाव में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट से आप याद कर लीजिए, एनडीए और महागठबंधन में वोटों का कुल अंतर कितना था। तो आपको पता है इसमें 3 गठबंधन मुख्य भूमिका में थे जिनके अंदर पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी। वो कौन कौन से हम आगे देखेंगे, लेकिन जो बड़े 2 गठबंधन हैं इसमें एनडीए और महागठबंधन, ठीक है। तो इन 2 गठबंधन में कितना वोटों में अंतर था ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें बहुत कम अंतर था। 12,768 वोटों का सिर्फ अंतर रहा इन दोनों गठबंधन में, जबकि सरकार एनडीए की बनी। और सीटों का सिर्फ कितना सीटें ज़्यादा है? 12,768। तो 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो 12 सीटों से जीते हैं, और एक ऐसे भी हैं जो 113 माफ़ कीजिएगा 12 वोटों से जीते हैं, और एक ऐसे भी हैं जो 113 वोटों से जीते हैं। तो बहुत क्लोज इसमें जीत भी हुई है और बहुत लंबी इसमें जीत भी हुई है। 53,000 वोटों के आसपास भी इसमें जीत हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसमें एनडीए और महागठबंधन, यानी कि जो 2 गठबंधन थे, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इनमें वोटों का कुल अंतर सिर्फ कितना है? 12,768, जिसमें एनडीए की वोट कितनी थी? 1,57,01,226 वोट, और जो महागठबंधन की हैं वो हैं 1,56,88,458 वोट। ठीक है, समझ में आया आपको? 1,57,01,226 और 1,56,88,458। तो इनमें डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 12,768। पूछ सकता है आपसे ये डेटा, इसलिए याद रखिएगा दोनों घटक दल में कितना गठबंधन, इनमें दोनों महागठबंधन और एनडीए में कितना डिफरेंस रहा है। ठीक है, याद रहेगा अभी आपको? हाँ, याद रखिएगा 12,768, 1,57,01,226, 1,56,88,458।
58 ये इसकी वोट हैं टोटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 17वीं विधानसभा चुनाव, ये आप जानते हैं 17वीं विधानसभा, ये इतनी बार आएगा कि आप इसको रट लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आपको हर एक चीज़ पता चल जाए, आप तभी वीडियो पसंद भी करते हैं, और आप जो कहते हैं मैं बना भी रहा हूँ, बस आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करिए। तो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतों के अंतर से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी कौन है? कृष्ण मुरारी शरण, नाम याद रख लो, क्वेश्चन आ सकता है। कृष्ण मुरारी शरण जी हैं ये प्रत्याशी, जो 12 मतों से सिर्फ विजयी हुए हैं। कितने मतों से? 12 मतों से। तो किससे जीते हैं? शक्ति सिंह यादव से। कृष्ण मुरारी शरण शक्ति सिंह यादव से जीते हैं, आरजेडी हिलसा से। ये याद रखना है आपको, आरजेडी हिलसा में ये चुनाव, आरजेडी ये इनकी पार्टी। तो शक्ति सिंह यादव से जीते हैं कृष्ण मुरारी शरण। कितने वोटों से? 12 मतों से। अब यहाँ पे अगर इसी चीज को मैं आपसे पूछ लूं कि 17वीं विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतों के अंतर से हार हासिल करने वाले प्रत्याशी का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? शक्ति सिंह यादव। कितने मतों से हारे हैं? 12 मतों से। क्योंकि इसको अगर उल्टा कर दें तो बात ऐसे हो जाएगी ना कि सबसे कम वोटों से हार किसको मिली है, तो शक्ति सिंह यादव जी को। इनको 12 मतों से हार मिली है। और वहीं कृष्ण मुरारी शरण अगर पूछ ले कि सबसे कम मतों से जीत किसको मिली है, तो कृष्ण मुरारी शरण जी को मिली है 12 मतों से। इनका अगर पूछ ले कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, क्षेत्र कौन सा था, तो हिलसा था। याद रखना है आपको, कृष्ण मुरारी शरण जी का कौन सा? हिलसा विधानसभा क्षेत्र से इनकी ये विजय हुई है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप मत छोड़िएगा। ठीक है, कृष्ण मुरारी शरण जी 12 मतों से विजयी हुए शक्ति सिंह यादव जी से। आरजेडी के ये नेता हैं शक्ति सिंह यादव जी, और हिलसा इनका विधानसभा क्षेत्र था दोनों का। तो ये तो आपको कंफ्यूजन कोई होगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करें सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी, तो वो है महबूब आलम। कौन है? माफ कीजिएगा, महबूब आलम होगा ये। तो सबसे अधिक मतों से जीतने वाले महबूब आलम, ये CPIML यानी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी, तो मार्क्सिस्ट लिबरल। ठीक है, ऐसे आप याद रखना है इसको। कम्युनिस्ट पार्टी आप याद रखिए, मार्क्सिस्ट और लिबरल में आप मत जाइए, इतना भी आपको पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो सबसे अधिक मतों से जीते हैं महबूब आलम जी। कितने मतों से? 53,597 वोटों से। कितने? 53,597 वोटों से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है, लिबरल है, उसके ये उसके टिकट पे ये चुनाव लड़ रहे थे महबूब आलम जी। और किससे जीते हैं? वरुण कुमार झा से, VIP से। ठीक है, VIP से ये चुनाव जीते हैं। आपको ये याद रखना है यहाँ पे VIP के बारे में। ठीक है, किससे जीते? वरुण कुमार झा, VIP ये पार्टी का नाम है। ठीक है, चलिए विकासशील पार्टी इसका नाम है। सबसे अधिक मतों के अंतर से, अब यहाँ पे ये आ जाए कि सबसे अधिक मतों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशी, तो वरुण कुमार झा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण कुमार झा। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन आएगा इसी में से, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन अगर इलेक्शन से आएगा तो इस वीडियो से अलग नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी मैंने छोड़ा ही नहीं है, सारी चीज़ों को मैंने हर तरीके से कवर किया है। बहुत पसंद आएगा आपको वीडियो, ढंग से देखिएगा बस। अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले, तो आपका नाम आएगा महबूब आलम जी। अगर सबसे अधिक मतों से हारने वाले, तो नाम आएगा वरुण कुमार झा जी। वोट आपका सेम रहेगा 53,597। और जो महबूब आलम जी हैं वो पूछ ले किस पार्टी से हैं, तो आपको बताना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट और लिबरल है। इतना याद नहीं, CPI आप याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो काम चल जाएगा। और विकासशील पार्टी से थे आपके वरुण कुमार झा जी, जो सबसे ज्यादा वोटों से हारे हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चुनाव में 26 महिला प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है इस विधानसभा चुनाव में, 17वीं विधानसभा में। तो आप ये भी देख लीजिए कि किस घटक दल की कितनी महिला प्रत्याशी विजयी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा हुई हैं BJP की 9 महिलाएं, फिर उसके बाद RJD की 7 महिलाएं, फिर जदयू की 6 महिलाएं, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की 2, और हम पार्टी की 1, और VIP पार्टी की, विकासशील पार्टी की भी 1। तो इनको आपको याद रखना है। 26 महिला प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है, जो कि बहुत कम है। आप देखिए 243 में कितना कम ये आंकड़ा निकलता है।
परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है, तो ये इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इतने कम प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो 26 है। 26 में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बीजेपी, आरजेडी दूसरे नंबर पे, जदयू सिख तीसरे पे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 2, हम 1 और वीआईपी 1। ठीक है, याद रहेगा ये डेटा आपको, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक मोटा मोटा सा आंकड़ा कि किसके हिस्से कितनी सीट गई। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं भाजपा है, तो भाजपा को कितनी सीट मिली हैं? 74 मिली हैं। कितनी मिली हैं? 74। बीजेपी को, ये है आपका आरजेडी, इसको मिली हैं 75। फिर ये आपका है कौन सी? जेडीयू, जदयू। तो जदयू को कितनी सीटें मिली हैं, ये आप लोग बताएंगे मुझे? चलिए आप कुछ मत बताइए, आगे देख लेते हैं आप कितनी सीट मिली हैं। मेरे हिसाब से 40 के आसपास सीटें मिली हैं, 43 के आसपास सीटें मिली हैं। फिर भी अभी आपको सारा चीज़ें आगे दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे छोटा मोटा देख सकते हैं, ये इस तरह इस कुछ रहा है 243 सीटों का यहाँ पे। और पूरा अगर देखना तो एआईएम को यहाँ पे 5 सीटें मिली हैं, इसको 40 के आसपास सीटें मिली हैं। कितनी मिली हैं देखेंगे, वैसे मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 43 हैं, अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देख लीजिए घटक दल को कितनी सीटें मिली हैं। तो जो आपका एनडीए है, एनडीए को मिली हैं 125 सीटें। ठीक है, कितनी मिली हैं एनडीए को? 125 सीटें मिली हैं। और इसमें बीजेपी को 74 सीटें हैं, जेडीयू को 43। देखिए मैं बता रहा था ना, जेडीयू को 43 हैं, हमको 4 हैं, वीआईपी को 4 है। तो राजग में यहाँ पे 2 चीजें आपको क्लियर करनी है कि राजग में जो आपका एनडीए घटक दल है, इसमें कौन कौन सी पार्टियां कौन कौन सी थी इस एनडीए इसमें गठबंधन में। तो एनडीए में आपकी 4 पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 4 पार्टियां थी जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल बन के निकला है 74, जेडीयू 43, हम 4 और वीआईपी 4। तो इस तरह जो एनडीए में सबसे बड़ा घटक दल है वो है बीजेपी, जो कि पिछली बार जेडीयू था। इस बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि जेडीयू नीचे गया है। तो इतना आप डीप में मत जाइए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा सिर्फ कितनी मिली एनडीए को। तो इसमें 125 मिली। 125 में अगर पूछ ले कि किसको कितनी मिली, तो बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हमको 4 और वीआईपी को 4। ठीक है, ये आपका एनडीए हो गया कवर। अब महागठबंधन देख लेते हैं। तो महागठबंधन में आपको 110 सीटें मिली। देखो यहाँ पे कितनी सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए? 122 चाहिए थी। कितनी मिल गई इनको? 125 मिल गई। तो पूर्ण गठबंधन से, पूर्ण बहुमत से ये सरकार बनी राजग की। ठीक है, 3 इनके पास प्रत्याशी ज्यादा थे। आ गया, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब महागठबंधन देख लेते हैं। तो महागठबंधन में 110 सीटें इनको प्राप्त हुई। आरजेडी 75, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट और लिबरल, इसका पूरा नाम है सीपीआई एमएलएल। और जो सीपीआई है ये है कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट। इनमें दोनों में फर्क क्या है? ये सिर्फ मार्क्स को फॉलो करती हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएलएल है, ये मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट और लिबरल, ये इतना है। और जो सीपीआई है ये सीधा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। समझ में आया आपको? समझ में आई ये चीज? ये 3 है सीपीआई, और तीनों की अलग अलग थोड़ी सी अलग विचारधारा होती है, ज्यादा इनमें फर्क नहीं होता। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो मार्क्स, लेनिन को फॉलो करती है और उसके बाद कहती है हम उदारवादी हैं, लिबरल हैं। और ये जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो मार्क्स को फॉलो करती है। और ये सीपीआई जो है ये प्योर कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। इसमें महागठबंधन में कौन कौन है? आरजेडी जिसको 75 सीटें मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, सीपीआई एमएलएल को 11 सीटें मिली हैं, सीपीआई एम को 3 सीटें मिली हैं और सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं घटक दल? 5 हैं। ये समझ में आया? इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं। ये आपको घटक दल याद रखने हैं। हो सकता है पूछ ले कि महागठबंधन में कौन कौन पार्टियां थी, क्योंकि 3 गठबंधन हुए इस बार, सारी पार्टियां गठबंधन में ही थी इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। चलिए अन्य में देख लेते हैं। जो अदर में, इनका भी गठबंधन का नाम है वो जीएसडीएफ, इन्होंने ऐसे कहा था, ग्रेटर ऐसा करके कुछ है, आगे देख लूंगा, अभी बता दूंगा। जीएसडीएफ करके कुछ इनके गठबंधन का नाम था, आगे देख लेंगे, परेशान मत होइए।
तो अदर में अगर हम देखें कि किसको कितनी, तो AIMIM ऑल इंडिया मुजलिसदीन ऐसा करके कुछ नाम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ये, आप ये याद रखिएगा। 5 सीटें इसको मिली, मुसलमानी, और बीच में और MI का मतलब कुछ होता है, वो बहुत लंबा नाम है, मुझे भी याद नहीं है। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, IND मतलब इंडिपेंडेंट, और BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती जी की पार्टी है, इसको 1 सीट मिली। समझ में आया आपको। अदर में अगर हम देखें तो अदर में 7 सीटें गई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, इसको 5 सीटें मिली। और ये जो IND देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जो निर्दलीय होते हैं ना, तो ये इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय एक जीते हैं, और एक है BSP यानी मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बसपा इसको बोला जाता है हिंदी में, इसको भी 1 सीट मिली है। आपको सीटों का बंटवारा समझ में आ गया, किसको कितनी मिली। हो सकता है कि इनसे पूछ ले, क्योंकि AIMIM पहली बार यहाँ से बिहार से चुनाव लड़ी और उसको 5 सीटें मिली, तो ये काफ़ी उत्साहित हो गए थे असदुद्दीन ओवैसी जी, और इसलिए ये आ सकता है। और इंडिपेंडेंट को 1 यानी निर्दलीय को 1 मिली, और बसपा को भी 1। समझ में आया आपको। चलिए एक बार फिर से देख ले मोटा मोटा जल्दी से। तो 125 NDA को मिली, 110 मिली आपका महागठबंधन को, ठीक है। और उसके बाद बची कितनी, 7 बची, तो 7 किसको मिली, 7 मिली। 7 में से 5 मिल गई आपको AIMIM को, और 1 इंडिपेंडेंट और 1 BSP को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। वोट प्रतिशत, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। वोट प्रतिशत से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना वोट प्रतिशत रहा, वोट शेयर रहा इस इलेक्शन में। तो RJD को मिला है 23.1%, यानी कि जो लालू जी की तेजस्वी जी की पार्टी है, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत इनको मिला 23.1। BJP को 19.1%, 19.5% वोट मिले, जो टोटल वोट का 1% है। और इसमें ये कम गए हैं, ये ऊपर गए हैं, ठीक है। ये आपसे पूछेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं बस। और JDU नीचे गया है, जनता दल यूनाइटेड इसका नाम होता है, और इसको 15.4% मिले हैं। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको 9.5% वोट मिले, ये भी गए हैं नीचे। AIMIM को 1.2%, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1.5%, और LJP यानी लोक नायक LJP को मिला है 5.7%, और इनको LJP को 1 सीट भी मिली है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया आपको। RJD को 23.1%, BJP को 19.5%, JDU को 15.4%, INC को 9.5%। अदर में जो मिला है वो आपको अदर के लिए 24.1%, AIMIM को 1.2%, BSP को 1.5% और LJP को 5.7% वोट शेयर मिला है। ये आप स्लाइड याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप ले लेना, फ्री डाउनलोड कर लेना। हम आपको पढ़ाने का कोई पैसा लेते नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। फिर वही बात है कि NDA का जो हिस्सा है, घटक दल कौन है, तो जनता दल यूनाइटेड यानी JDU, भारतीय जनता पार्टी BJP, विकासशील इंसान पार्टी जो VIP है, और इसमें हम भी ऐड है, ठीक है। फिर आपका है महागठबंधन, तो महागठबंधन का हिस्सा है राष्ट्रीय जनता दल RJD, फिर CPI-ML जो मैंने आपको बताया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लिबरल या लेनिन भी है, एक और होता है CPI-M जो मार्क्स को फॉलो करती है, और CPI, ठीक है। तो ये महागठबंधन का हिस्सा थे। फिर आपके पास तीसरा जो था वो था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर मोर्चा, इसका नाम इन्होंने दिया था GDSF। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर मोर्चा अगर आपसे पूछे तीसरे घटक दल का नाम, जो तीसरा गठबंधन था, तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी AIMIM, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल लोकतांत्रिक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुहेलदेव की भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, और बहुजन अगड़ी पार्टी। तो ये थी इसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर मोर्चा में यानी GDSF में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अगर पूछेगा तो ये 3 पूछ सकता है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, और बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
अब इसके बारे में एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। बिहार चुनाव में ईवीएम के अपग्रेडेड वर्जन का प्रयोग किया गया, M3 या इसको मार्क 3 बोल सकते हैं, यानी थर्ड जनरेशन। क्या बोल सकते हैं? M3 यहाँ पे क्या डिनोट करता है? थर्ड जनरेशन को डिनोट करता है। इससे पहले पिछली विधानसभा में M2 के चुनाव, इससे M2 से चुनाव कराए गए थे, लेकिन उसमें तकनीकी खराबियां या फिर उसमें और सारी चीज़ें की दिक्कतों के कारण उसका अपग्रेडेड वर्जन M3 का उपयोग किया गया। और M3 का उपयोग बिहार में पहली बार नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। पिछली बार जो ये लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी ईवीएम का प्रयोग किया जा चुका है 2019 में, लेकिन उस पर सभी सीटों पे नहीं किया गया था, कुछ सीटों के लिए किया गया था। लेकिन इस बार जो M3 का प्रयोग किया गया है ये पूरे 243 सीट के लिए इसका प्रयोग किया गया है वीवीपैट के साथ। ये आपको याद रखना है कि इसमें वीवीपैट भी यूज हुए थे और आपका ये भी यूज हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन अगर पूछ ले तो वीवीपैट तो यूज होते ही हैं, उसके साथ इसका भी यूज हुआ है। ठीक है, ये M3 क्या है? आपकी ईवीएम मशीन है। ठीक है, ईवीएम का M3 या मार्क 3 इसको थर्ड जनरेशन को बोला जाता है। ये पूछ सकता है, शायद ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ किसी एग्जाम में। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हो चुका है, तो ये याद रखना है पहली बार नहीं है। अगर पूछ ले आपको कि पहली बार M3 का प्रयोग किया गया, तो नहीं, इसका प्रयोग किया जा चुका है बिहार राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उस पर सारी सीटों के लिए नहीं किया गया था, कुछ जगह किया गया था। इस बार जो किया गया है वो बड़े पैमाने पर, यानी 243 जगह किया गया है। और इसके लिए 1,06,000 कुल ईवीएम बिहार लाई गई थी। ये आपको याद रखना है, अगर पूछ ले तो इस चुनाव के लिए 1,06,000 कुल ईवीएम बिहार लाई गई थी इस चुनाव के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा सिर्फ यही है कि M3 का प्रयोग किया गया है। पूछ लेता है कौन सी ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो थर्ड जनरेशन M3 या मार्क 3 का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? इससे पहले एक चीज और जान लीजिए आप कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें किस किस को यहाँ पे कौन कौन को क्या क्या मिला है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि मुख्यमंत्री किसके पास क्या क्या है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन है, और तारकिशोर प्रसाद जी हैं वित्त विभाग है। तो वित्त विभाग इस बार किसके पास है ये आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वित्त विभाग है आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर। ठीक है, मैंने बोला था ना, इनको कहीं कहीं ताराकिशोर लिखेगा, कहीं कहीं ताराकिशोर। तो तारकिशोर जी के पास है वित्त विभाग। ठीक है, पूछ ले कि वित्त विभाग नई विधानसभा में किसको दिया गया है, तो तारकिशोर जी को दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो आप प्रिपेयर होके जाइए, फिर आप कहिएगा मत कि बताया नहीं। तो इनके पास वित्त विभाग है, आप सुन लीजिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और जो पंचायती राज विभाग है वो दिया गया रेणु देवी को। किसको? रेणु देवी, ये भी आपकी उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनको क्या दिया गया है? पंचायती विभाग दिया गया है। पंचायती विभाग इनको दिया गया है। समझ में आया आपको? आपके फिर है, अगर आप बहुत और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ देखें तो शिक्षा विभाग दिया गया है मेवालाल चौधरी को। किसको? मेवालाल चौधरी जी को शिक्षा विभाग दिया गया है। शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया गया इस बार के बजट में, तो हो सकता है शिक्षा विभाग से पूछ ले। तो मेवालाल चौधरी जी को शिक्षा विभाग दिया गया है आपका। और स्वास्थ्य दिया गया है मंगल पांडे जी को। किसको? मंगल पांडे। ठीक है, ये इनको दिया गया है स्वास्थ्य, मंगल पांडे जी को। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको देख लीजिए कि कहाँ किसको क्या दिया गया है। और राजस्व एवं भूमि सुधार श्री राम सूरत कुमार जी को दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का, इसको याद रखिएगा। बाकी नीतीश कुमार जी को गृह विभाग उनके पास है, मंत्रा और निगरानी वगैरह जो सब उन्हीं के पास है। और जो किसी को नहीं दिए गए वो भी मुख्यमंत्री जी के पास ही हैं, यानी नीतीश कुमार जी के पास। तो लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इनके पास है, वो क्या है? गृह विभाग, यानी कौन सी? होम मिनिस्ट्री इनके पास है, नीतीश कुमार जी के पास। इसको आप वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यार कर देते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बाय।